हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एपी लर्निंग में। मैं अभिषेक पासवान आज आपको क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक समकालीन विश्व में राजनीति का पहला चैप्टर शीत युद्ध के दौर के बारे में बताऊंगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने पीछे लिख दिया है शीत युद्ध का दौर चैप्टर फर्स्ट। चलिए बच्चों अब इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। और हाँ बच्चों, मैं आपको और बता दूँ कि इस वीडियो के पार्ट में ये ए पार्ट है अपने वीडियो का। इसमें आपको 4 से 5 टॉपिक क्लियर कराऊंगा, फिर पार्ट बी और पार्ट सी में इस चैप्टर के अगले पॉइंट्स आएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बच्चों मैंने पीछे लिख रखा है शीत युद्ध का दौर। तो बच्चों आपको बताऊँ शीत युद्ध का दौर था, उसका अभिप्राय, उसका मतलब क्या है। तो आपको बता दूँ बच्चों कि भविष्य में पहले इतिहास में ऐसा अमेरिका और एक सोवियत संघ जो कि भूतपूर्व महाशक्तियों में माना जाता था, जो कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए बिल्कुल क्षमता थी उसके पास। वह अमेरिका और सोवियत संघ के अलावा और कोई भी दूसरी शक्ति नहीं थी पूरे विश्व में। यह एक दूसरे पे हमेशा कटु रहते थे, यानी हमेशा एक दूसरे के लड़ने के लिए हमेशा खिलाफ रहते थे और एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इन लोगों ने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद इन लोगों को जान माल की इतनी हानियाँ हुई, इतने विनाश हुए कि इन लोगों के बाद इन लोगों को और देशों ने सलाह मशवरा करके ये बताया कि अब युद्ध करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि युद्ध करने के बाद कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके ऊपर क्षति हो तो वह दूसरे देश को क्षति ना पहुंचाए। इसलिए ये आपस में ही किसी भी समस्या परेशानी का समाधान करने के लिए विचार विमर्श बात विचार से किसी भी चीज़ को हल कर लेंगे। तो वही बच्चों 1945 से 1990 तक शीत युद्ध का दौर चला। ये जो शीत युद्ध का दौर चला, इसमें यह था कि हर तरीके से हमें युद्ध को रोकना है, बात विचार और विमर्श पे आगे बढ़ना है। तो चलिए बच्चों अब इसको और डिटेल से आपको बताता हूँ। तो बच्चों आपको बता दूँ कि शीत युद्ध जो था, अब आपको बताता हूँ कि शीत युद्ध की शुरुआत हुई कैसे, ठीक है ना। तो बच्चों आपको बताऊँ कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, यानी फर्स्ट वॉर विश्व युद्ध प्रथम हुआ, ठीक है बच्चों। और 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इन दोनों वर्ल्ड वॉर होने के बाद हर देश को बहुत नुकसान हुआ, सभी देशों को नुकसान हुआ। जिसने पहले आक्रमण किया उसको भी हुआ और जिस पे किया गया उसको भी हुआ। तो इस चीज़ को देखते हुए आगे भविष्य में कभी ऐसा विनाश ना हो, ऐसी जानमाल की हानियां ना हो, इसलिए इन लोगों ने 1945 यानी दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद ही 1945 से 1990 तक शीत युद्ध चलाया। ये शीत युद्ध चलाया, तो ये है 1945 से 1990 तक चलाया। तो आपको बता दूं कि शीत युद्ध का दौर कब से कब तक चला, तो 1945 से 1990 तक। इसमें किसी ने भी युद्ध ना करके बात विचार से ही हर समस्या का समाधान किया था, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो सोवियत संघ हो। चलिए बच्चों अब आपको इस शीत युद्ध के दौर के बारे में बिल्कुल शॉर्ट एक नंबर के क्वेश्चन बता के आपको इस टॉपिक क्लियर करवाता हूँ। आपको मैं बता दूं कि कुछ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखें। हाँ तो बच्चों आपको बता दूं कि ये जो मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, एक नंबर क्वेश्चन है। और इन 4 क्वेश्चन को अगर आप पूरे तरीके सही से याद कर लेते हैं, इस टॉपिक दोनों चीज़ों को, आपको 4 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन भी शीत युद्ध के बारे में कंफर्म हो जाएगा। और आपको बता दूं बच्चों अब इनके आंसर जो मैंने अभी तक आपको लेक्चर दिया
जो अभी तक आपको समझाया सारे आंसर उसी में छुपे हुए हैं। आप जब मैं इसका आंसर बता दूं आप स्क्रीनशॉट ले लेना इस वीडियो का। चलिए बच्चों आपको इनके आंसर बताता हूँ। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है, तो मैंने आपको बताया था यह अभिप्राय क्या था। इतिहास में अमेरिका सोवियत संघ एक दूसरे के दुश्मन थे। वे चाहते थे कि भविष्य में कभी अब ऐसी लड़ाई ना हो, इसलिए उन लोगों ने शीत युद्ध का दौर चलाया। उन्होंने बात विचार और विमर्श इन चीज़ों का सहारा लेकर हर समस्या का समाधान किया। तो इसका आंसर और बच्चों इसका आंसर शीत युद्ध की परिभाषा दें। अब आप बता दूं कि शीत युद्ध की परिभाषा हर किताब में अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, सभी लोग आपको अलग अलग परिभाषा बताएंगे, लेकिन आज जो मैं परिभाषा बताने वाला हूँ वो बहुत ईजी है और बहुत ही ईजी है, आप एकदम से याद कर लोगे, किताब रखने की जरूरत नहीं है। आपसे अगर कोई पूछता है कि शीत युद्ध की परिभाषा दें, आपको लिखना है शीत युद्ध एक वाक युद्ध था। ठीक है बच्चों, शीत युद्ध एक वाक युद्ध था, वाक, क्योंकि शीत युद्ध एक वाक युद्ध था। अब बच्चों ये बात आती है ये वाक का मतलब क्या था, तो ये वाक का मतलब होता है बात विचार विमर्श, इन सब के ये मतलब होते हैं। वाक का मतलब होता है बात विचार विमर्श से हम किसी भी समस्या का समाधान कर रहे थे। तो वही था शीत युद्ध की परिभाषा क्या होती है, शीत युद्ध की परिभाषा क्या होगी, तो शीत युद्ध एक वाक युद्ध था। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें हम हर समस्या का समाधान बात विचार और विमर्श से कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, इनके आंसर सेम होंगे, आप अपने वर्डों में भी इसे कर सकते हैं। अब शीत युद्ध किन किन देशों के बीच चला, किन किन देशों के बीच चला, तो बीच जो चला वो आपको मैं बता चुका हूं पहले ही, अमेरिका और सोवियत संघ। तो आप लिखेंगे अमेरिका व सोवियत संघ में, सोवियत संघ। ठीक है, अब तो कब से कब तक चला, तो शीत युद्ध कब से कब तक चला आपको मैंने कई बार बता दिया, 1945 से 1990 तक चला, 1945 से 1990 तक चला। तो आप लिखेंगे 1945 से 1990 तक चला। तो शीत युद्ध 1945 से 1990 तक चला। आपको मैं बता दूं कि ये डेट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली और सेकंड वर्ल्ड वॉर वाली, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे याद कर लें। यहाँ तक कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध का दौर का टाइम, ये तीनों जरूर याद करें और इन क्वेश्चंस को भी एक बार सही से देख लें। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए या वीडियो रोक के लिख लीजिए। तो चलिए अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है क्यूबा मिसाइल संकट। चलिए बच्चों, आपको मैंने पहले टॉपिक में बताया शीत युद्ध के बारे में पूरे डिटेल से, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है बच्चों, लेकिन अब क्यूबा मिसाइल संकट के पहले 2 शब्द आते हैं। पहला है अपरोध और रक्तरंजित। इनके बारे में आपको मैं बता दूं तो अपरोध जो होता है, अपरोध का सिंपल अगर हम देखा जाए तो रोक व संतुलन आप बोल सकते हैं, सबसे सिंपल में रोक व संतुलन। ठीक है, रोक व संतुलन का मतलब क्या होता है, जब 2 देश आपस में लड़ रहे हों तो वहाँ पे अगर दोनों देश ये मान लें कि हम पहले हमला ना करेंगे ना, वो दूसरा जो देश है वो भी हमला ना करे, और अगर दोनों ही देश हमला नहीं करेंगे तो ये आपस में रोक थाम और संतुलन, यानी कि मतलब हम दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, तो उसी चीज़ को अपरोध कहते हैं, जिसका सिंपली भाषा ये होगी रोक व संतुलन। अब आता है दूसरा टॉपिक रक्तरंजित। रक्तरंजित का मतलब है ऐसी कोई भी लड़ाई जिसमें हम खून खराबा ना करके, हम मिसाइलें मार के या हम किसी दूसरे के सैनिकों को आघात करके किसी दूसरे देश पे बिना हमला किए किसी भी समस्या का समाधान कर लें, उसे हम रक्तरंजित युद्ध, रक्तरंजित लड़ाई कहते हैं। और जो रक्तरंजित और अपरोध, यही चीज़ों का इस्तेमाल जो है, इन्हीं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल, यानी इसका और इसका, इन दोनों का इस्तेमाल शीत युद्ध में हुआ था। और शीत युद्ध में कुछ नहीं था, बस यही है कि अपरोध और रक्तरंजित का भी इस्तेमाल शीत युद्ध के अंदर किया गया। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट। आपको बता दूं बच्चों, क्यूबा मिसाइल संकट जो था उसके बारे में, कि क्यूबा मिसाइल संकट, ये क्यूबा मिसाइल जो है, ये क्यूबा क्या है,
ठीक है, आप मिसाइल जानते हैं, मिसाइलें होती हैं। संकट जानते हैं आप कि एक परेशानी, एक विपदा, ऐसी चीज़ जो हमारे पे बहुत तगड़ी होने वाली होती है। तो आप बता दो क्यूबा। क्यूबा एक बहुत ही छोटा सा देश है, ठीक है। तो आपको मैं मैप के ज़रिए बताता हूँ बच्चों कि मान लेते हैं ये एक अमेरिका है ये। चलिए बच्चों, आपको मैंने अवरोध रक्त रंजित बताया और आपको यही बता दिया कि क्यूबा क्या था। तो क्यूबा एक देश है, ठीक है। मिसाइल आप जानते हो, परमाणु बम होते हैं जो कि आघात पहुंचाते हैं बहुत। संकट एक विपदा होती है। तो अब आप बता दो ये क्यूबा मिसाइल संकट था क्या, ठीक है बच्चों। पहले आपको मैं एक लेक्चर की तरीके से एक बताता हूँ आपको स्टोरी कि क्यूबा मिसाइल संकट में क्या हुआ था बच्चों। आप ध्यान से सुनना। 1961 में ही सोवियत संघ और अमेरिका के आपस में अनबन चल रही थी। उसके बाद इन लोगों की शीत युद्ध के दौर ही अनबन चलने लगी थी। तो इसमें इन्होंने देखते देखते, आपको मैं बताता हूँ एक मैप, ठीक है बच्चों, कि सोवियत संघ और अमेरिका ने एक दूसरे के खिलाफ परमाणु बम तैनात करने लगे थे क्यूबा के अंदर, ठीक है। पहले सोवियत संघ ने किया था, अमेरिका ने बाद में उसको रोकने की प्रयत्न किए थे। तो आपको बताता हूँ उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिटेल से, आइए पढ़ते हैं। तो मानते हैं कि ये हमारा जो है अमेरिका का मैप है, ठीक है बच्चों, और नीचे ब्राज़ील वगैरह हो गया। और यहाँ पे एक छोटा सा बिल्कुल देश है क्यूबा, ठीक है ना। क्यूबा जो है एक बिल्कुल छोटा सा देश है, ठीक है। आपको क्यूबा और ये अमेरिका, और इन लोगों के पास में ही सोवियत वाले देश हैं, ठीक है बच्चों, सोवियत, ठीक है। आपको बता दूं कि क्यूबा में जो था, क्यूबा अमेरिका के बहुत पास था, लेकिन अमेरिका की सेना और अमेरिका के तत्कालीन वहाँ के राष्ट्रपति वे ये चाहते थे कि क्यूबा हमारा उपनिवेश बने, क्यूबा पे हमारा शासन हो, क्योंकि स्पेनिश ये पहले दूसरे देश का कब्जे में रह चुका था। स्पेनिश एक देश था, तो ये हाल में ही आज़ाद हुआ था। तो इस वजह से अमेरिका चाहता था कि अमेरिका और अमेरिका की सेना का दबदबा क्यूबा के अंदर हो। लेकिन सोवियत संघ हमेशा क्यूबा की मदद करता था, और क्यूबा और सोवियत संघ के जो संबंध थे वो बहुत अच्छे थे। इस चीज़ को देखते हुए 1962, आप बिल्कुल ध्यान देना, 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा के अंदर अपना मिसाइल अड्डा बनाया, ठीक है। अपने परमाणु बम, मिसाइलें, फौजी तैनात करी, ठीक है। और तैनात करके इसलिए तैनात किया क्योंकि जो अमेरिका था, अमेरिका के समीप क्यूबा था। अगर वह सोवियत संघ से अगर अमेरिका पे हमला करता तो वह अमेरिका को आघात बहुत कम पहुंचा सकता था। लेकिन अब क्यूबा जो कि अमेरिका के बिल्कुल निकट था, अगर वो क्यूबा से हमला करते तो अब अमेरिका के दुगने से तिगने जो नक्शा हुआ उसका वो खराब कर सकते, विध्वंस कर सकते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए सोवियत संघ ने क्यूबा पे अपने मिसाइल अड्डे बनाए। अब अमेरिका को इस बात की बिल्कुल भनक भी नहीं थी, और इस बात की भनक उसे 3 हफ्ते तक भी नहीं चली, ठीक है। उसे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जा चुकी है। ठीक कुछ 3 हफ्ते बाद अमेरिका के, आपको मैं बताता हूँ, अमेरिका के U-2 जहाज विमान है ना, जो कि एयरफोर्स की जहाज है, इन लोगों ने क्यूबा के ऊपर से मिसाइलों की फ़ोटोज़ ली। मिसाइल कह रहा हूँ, क्यूबा में जो मिसाइल लगी थी उनकी फ़ोटोज़ ली, और अमेरिका को बताया गया कि हमारे खिलाफ क्यूबा के अंदर मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं, ठीक है बच्चों। अब जब इतनी बात पहुंची तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, इन्होंने इस बात के लिए अपने अमेरिका मंत्रालय सभी से बात किया, और इन्होंने कहा कि हम युद्ध करने के पक्ष में नहीं हैं। सोवियत संघ अपने सारे जो भी मिसाइलें आ रही हैं उनको वापस अपने यहाँ बुला ले और यहाँ से सैनिक अड्डा खाली करे। लेकिन सोवियत संघ मानने को तैयार नहीं थे। तब जॉन एफ कैनेडी ने ऑर्डर दिया कि आप जाओ, अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करो, और सोवियत संघ से आ रहे परमाणु मिसाइलों, जहाज़ों और जो भी सैनिक आ रहे हैं उनको आप बीच रास्ते समुद्र में रोको, ठीक है। आप उनको रोको, उनको आगे मत आने दो। अब इसके बाद पूरे विश्व को लग रहा था कि सोवियत संघ और अमेरिका आपस में युद्ध कर लेंगे और शीत युद्ध बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब अमेरिका ने कड़े कदम उठाए तो सोवियत संघ ने भी अपने मिसाइलें या तो वापस बुला लिए या तो सबकी रफ्तार कम कर दी, और जब रफ्तार कम करी तो क्यूबा से सारे मिसाइल का जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन आपको बता दूं कि जो क्यूबा में मिसाइल संकट चला वो चला आपको 16 अक्टूबर से 1962
और ख़त्म हुआ 24 अक्टूबर 1962 को। ये मेन डेट है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या आपको मैं फिर से भी क्वेश्चन आंसर तौर पे बताऊंगा तो आप करना। 16 अक्टूबर 1962, 16 अक्टूबर 1962 से 24 अक्टूबर 1962 तक चला। उसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट खत्म हो गया, ये यहीं पे टल गया। लेकिन अब आपको बता दूं कि लोग पूछते हैं कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, तो जो क्यूबा मिसाइल संकट था यही शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु है, और क्यूबा मिसाइल संकट में ऐसा टॉपिक में अब कुछ भी नहीं है। अब आपको इधर बताता हूं कि जब क्यूबा मिसाइल संकट हुआ तो उस समय सोवियत संघ, अमेरिका और क्यूबा के नेतागण या मंत्री, राष्ट्रपति कौन कौन थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है। तो आपको बता दूं, क्यूबा के तत्कालीन जो नेता थे उनका नाम था फिदेल कास्त्रो। ठीक है बच्चों, फिदेल कास्त्रो आप याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, आप इसे भी याद कर लेना। सोवियत संघ के थे निकिता क्रुश्चेव। तो ये 3 मंत्री उस समय के बहुत पॉपुलर और चर्चित थे। ठीक है, तो अब आपको इनके क्वेश्चन आंसर आपको बता दूं मैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो आपको क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में मैंने बताया। अब उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। आपको कम से कम क्यूबा मिसाइल संकट के आपको 10 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं आज बोर्ड पे, जो कि 1-1 मार्क्स के जरिए बताऊंगा। और अगर आप इन सभी आंसर्स को जोड़ लीजिएगा, मेरे बताए हुए सही पॉइंट्स को जोड़ लोगे, तो ये 6 नंबर का मार्क्स के क्वेश्चन, 4 नंबर के मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ ऊपर, पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, क्यूबा मिसाइल संकट की शुरुआत कब से हुई। आपको मैं बार बार बता रहा था, क्यूबा मिसाइल संकट की शुरुआत 1962 से हो चुकी थी। ठीक है बच्चों, आपको बिल्कुल याद रखना है, 1962 से हो चुकी थी क्यूबा मिसाइल संकट की शुरुआत। दूसरा क्वेश्चन है, कब से कब तक चला। ठीक है, तो कब से कब तक चले, इसका आपको मैं बता रहा हूँ बार बार कि ये चला था 16 अक्टूबर 1962 से 28 अक्टूबर 1962। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है क्यूबा मिसाइल संकट कब से कब तक चला, आपको बताना है क्यूबा मिसाइल संकट 16 अक्टूबर 1962 से लेके 28 अक्टूबर 1962 तक चला। अब तीसरा क्वेश्चन है अपना, अमेरिका को कितने दिनों बाद पता चला और कैसे। तो आपको मैंने बताया था कि अमेरिका को भनक भी नहीं थी कि उसके सीमा पर क्या हो रहा है, या उसी के एक छोटे से देश में क्या हो रहा है। क्यूबा जिस पे परमाणु मिसाइलें तैनात कर दिया था सोवियत संघ ने, तो अमेरिका को जो है इस बात का पता 3 हफ्ते बाद चला था। ठीक है, और आपको बता दूं कि चला कैसे, तो आपको बताया था U-2 विमान, एक U-2 विमान ऐसा था जिसने सभी मिसाइलों की फोटोज़ लेके और अमेरिका को बताया कि आपके सीमा पे क्या हो रहा है, कि क्यूबा में कैसे सोवियत संघ ने मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। तो वो U-2 विमानों के ज़रिए पता चला। और U-2 को आप U-2 भी लिख सकते हो, U-2 जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे आप लिखकर बता सकते हो। तो 3 हफ्ते बाद U-2 विमानों के ज़रिए पता चला। कौन कौन देश शामिल थे, आपको मैंने तीनों देशों के जो मंत्री थे उनका नाम बताया, कौन से देश थे उनका नाम बताया। आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि क्यूबा, सोवियत संघ और अमेरिका, यह 3 देश थे क्यूबा मिसाइल संकट में जिन्होंने हिस्सा लिया था। तो चलिए अब आपको आगे के और क्वेश्चन बताता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आपको मैंने इससे पहले 4 क्वेश्चन बताए थे, और अब मैंने क्यूबा मिसाइल संकट के ही 3-4 क्वेश्चन और लिख लिए हैं, तो अब इनके बारे में भी आपको मैं पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है अब कि मिसाइलों को हटाने के लिए किन किन लोगों ने भागीदारी निभाई। अब आपको बता दूं, आपको मैंने बताया था कि जब सोवियत संघ ने अपने जंगी बेड़े आगे कर दिए थे, तो सोवियत संघ वालों ने भी अपने जो जहाज़ थे, तोपे थे, उनकी गति या तो धीमी कर दी थी या तो आपस मोड़ लिए थे। लेकिन इससे पहले एक समझौता हुआ, जिस समझौते में किस किस ने भागीदारी निभाई, मैं उनके नाम बताने वाला हूं। तो आपको पता है, अमेरिकी राष्ट्रपति
जॉन, हिंदी में लिख देता हूँ, जॉन ऑफ कैनेडी, ठीक है। दूसरे पर्सन थे जो कि यूएन जो थे, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, इनका नाम था यूथांट, ये थे। और सोवियत संघ के जो थे मंत्री उस समय तत्कालीन, आपको बताया था निकिता ख्रुश्चेव, इन लोगों ने फैसला लिया, ठीक है। तो आपको बता दूं कि मिसाइलों को हटाने के लिए जिन जिन लोगों ने भागीदारी निभाई उस समझौते में, उस बैठक में, तो वो थे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन ऑफ कैनेडी, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यूथांट और सोवियत संघ के निकिता ख्रुश्चेव। तो इन लोगों ने मिसाइलें हटाने के लिए एक समझौता किया। उस समझौते में ही फैसला लिया गया कि अब सभी लोग मिसाइलें अपनी हटा लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, किस बात पर मिसाइलें सोवियत संघ ने हटा ली? तो अब आपको बता दूं, जब सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात की थी तो उन लोगों ने वैसे ही तैनात नहीं किया था। अमेरिका ने भी एक जो तुर्की है, तुर्की में अपने गुप्त मिसाइलें तैनात कर रखी थी। तो फिर समझौते में यह फैसला लिया गया कि अमेरिका जो अपने गुप्त मिसाइलें तुर्की में जो उन्हें लगा रखी हैं सोवियत संघ के खिलाफ, वो उन्हें हटाएगा, तो सोवियत संघ भी इन मिसाइलों को हटा लेगा, ठीक है। तो इस बात पे सहमति बनी। तो आपको बता दूं, अमेरिकी मिसाइलें तुर्की से हटाएगा और सोवियत भी, और सोवियत क्यूबा से, ठीक है। तो अमेरिकी जो मिसाइल तुर्की में उन्हें तैनात कर रखे थे सोवियत संघ के खिलाफ, वो अमेरिका हटा लेगा, तो सोवियत संघ भी क्यूबा से अपने मिसाइल हटा लेगा। अब आती है, क्यूबा आज़ाद कब हुआ और पहला शासक कौन था? बच्चों जो ये क्वेश्चन है ना, क्यूबा आज़ाद कब हुआ और पहला शासक कौन था, ये सबसे पहला टॉपिक होगा। क्योंकि देखो, आपको बता दूं, अमेरिका हमेशा क्यूबा पे अपना उपनिवेश, अपना कब्जा करना चाह रहा था। वो क्यों करना चाह रहा था? तो आपको बता दूं, क्यूबा में बतिस्ता का शासन था, ठीक है। और जो भी ये आज़ाद हुआ, तो अब बता दूं क्यूबा आज़ाद कब हुआ, तो ये 1898 में आज़ाद हुआ था बच्चों। 1898 में आज़ाद हुआ और इसका पहला शासन था बतिस्ता, ठीक है, जिससे अमेरिका नाखुश था। अमेरिका चाहता था कि बतिस्ता का शासन ना होकर उस पर शासन अमेरिका का हो, ठीक है बच्चों। तो ये वाली चीज़ें हो गई। अब इस बैठक में जिसमें मिसाइलें हटाने का फैसला लिया गया, इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब अमेरिका को भी, जो फिदेल कास्त्रो क्यूबा के तत्कालीन मंत्री थे, उनके शासन से कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने वहाँ पे यह बताया कि अब वह क्यूबा में भी हमला नहीं करेंगे या क्यूबा को परेशान नहीं करेंगे। इसी बात पर इन लोगों ने इस बैठक को समाप्त किया और अपनी अपनी मिसाइलें हटा ली। तो ये था अपना क्यूबा मिसाइल संकट, जिसे शीत युद्ध का चरम बिंदु भी माना जाता है। तो चलिए अब अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है आगे की शीत युद्ध के बाद दो ध्रुवीय की स्थापना या दो ध्रुवीय देश की शुरुआत कैसे हुई। चलिए चलते हैं तीसरे टॉपिक पे। हाँ तो बच्चों, अब अपना तीसरा टॉपिक है बुक का ही, दो ध्रुवीय विश्व, ठीक है ना, यानी द्विध्रुवीय विश्व। अब द्विध्रुवीय विश्व क्या था बच्चों? तो द्विध्रुवीय विश्व था जब दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था, उसके बाद आपको पता है दो ही महाशक्तियां रह गई थी पूरे विश्व में, अमेरिका, सोवियत संघ, ठीक है। अब इन दोनों की आपस में होड़ रहती थी हथियारों को लेकर, सैनिकों को लेकर, या सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। तो इन दोनों ने आपस में ही एक दूसरे से संतुलन करना या एक दूसरे को नीचा दिखाना चालू कर दिया था। तो इसे देखते हुए जो छोटे छोटे देश थे वह ये सोचने लगे थे कि कहीं ये हम पे आक्रमण ना कर दे। इसलिए जिन देशों के साथ अपने अपने सहमति बनाकर, अपना फ़ायदा देखकर ये इन दोनों गुटों में जुड़ गए। जैसे कुछ देश सोवियत संघ के साथ चले गए और कुछ देश अमेरिका के साथ। तो पूरा जो विश्व था वो दो गुटों में बढ़ चुका था, आधे थे सोवियत संघ के साथ और आधे थे अमेरिका के साथ। तो यही जो था वो था दो ध्रुवीय विश्व। अब अगला जो टॉपिक है अपना, उसका टॉपिक का नाम है आखिर दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ कैसे विकसित चला गया। चलिए शुरू करते हैं अपना चौथा टॉपिक।
हाँ तो बच्चों आप देख रहे हो मैंने लिख दिया है द्विध्रुवीय विश्व के विकास के कारण। आपको पता है कि शीत युद्ध के टाइम पे जो पूरा विश्व था वो दो गुटों में बट चुका था। आधे थे सोवियत संघ वालों के साथ और आधे थे अमेरिका के साथ। लेकिन अब बात आती है कि इनके फलने फूलने कारण क्या बने। तो उसके आपको मैं बहुत ही ईजी 3 से पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि 3 पॉइंट में ही आपका 6 नंबर का मार्क्स कवर हो जाएगा। आप ऊपर अपने बारे में हिंट दे कि दो ध्रुवीय विश्व था क्या, पैराग्राफ करके उसके बाद पॉइंट्स में आप आंसर कर देना। तो आप पहले देख रहे हो मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है शीत युद्ध का जन्म। तो आपको पता है कि द्विध्रुवीय विश्व में जो द्विध्रुवीय विश्व था इसके फलने फूलने कारण शीत युद्ध का जन्म इसलिए था क्योंकि शीत युद्ध के टाइम पे ही जो दोनों गुट बन चुके थे, सोवियत संघ अलग था और अमेरिका, पूरे विश्व में यही दो महाशक्तियाँ आपस में आमने सामने थी, टक्कर लेने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। लेकिन कुछ ना कुछ देखते हुए हमेशा अपने सूझबूझ और सुझाव से यह शीत युद्ध के कारण ही, या शीत युद्ध की एक कहते हैं कि शीत युद्ध की जो सीमा थी वो पार ना करके, युद्ध ना करके आराम से सभी परेशानियों का हल समाधान सब कर रहे थे। तो शीत युद्ध का जन्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था जिसने द्विध्रुवीय जो दो गुटों में पूरा विश्व बट चुका था उसको फलने फूलने के लिए सबसे ज़्यादा सहायता देने वाला जो एक पॉइंट था वो था शीत युद्ध का जन्म। अब आती है दूसरी बात, सैनिक गठबंधन। ये सैनिक गठबंधन क्या था? तो आपको पता है कि अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका के साथ जो भी देश थे, बड़े बड़े देश अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे फ्रांस, इंग्लैंड और भी अमेरिका के साथ वाले कनाडा वगैरह जो देश थे वह सारे के सारे ही सपोर्ट कर रहे थे। तो क्या अमेरिका को जो सपोर्ट कर रहे थे वो क्या आर्थिक दृष्टि से नहीं, वो सैन्य दृष्टि से भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। अमेरिका ने बहुत सारे देशों के साथ अपने अपने सैन्य गठबंधन कर रखे थे, तब जाके अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर रही थी। ठीक उसी प्रकार सोवियत संघ ने भी यह कार्य किया था। इटली, जापान, जर्मनी जो भी देश थे वह सोवियत संघ के साथ मिले हुए थे और इन लोगों ने भी अपना सैन्य गठबंधन बना रखा था। तो इस हिसाब से जब दो गुट हुए तो दोनों गुट में आधे देश के सैन्य एक साथ और आधे देश के सैन्य एक साथ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे एक दूसरे के खिलाफ। तो जो दो ध्रुवीय जब गुट बटा तो उसमें सैनिक गठबंधन जो पॉइंट है इसने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया था। अब तीसरी बात आती है पुरानी महाशक्तियों का पतन। आपको पता है कि पुरानी महाशक्तियां अगर जो शीत युद्ध के पहले अगर चले जाएं हम, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध में, पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी, जापान, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस ये सारे के सारे एक दूसरे पे हमेशा हावी रहते थे, हमेशा एक दूसरे से लड़ा करते थे। लेकिन जब दो गुटों में पूरा विश्व बटा तो जो भी पुरानी महाशक्तियां थी जैसे जापान, फ्रांस, इंग्लैंड ये सारे अलग अलग हो गए और अलग अलग गुटों में बट गए और इनकी शक्तियों का पतन हो गया, क्योंकि इन लोगों ने अपना सपोर्ट अमेरिका और सोवियत संघ में दे दिया और एक नई शक्ति बनाई और पुरानी महाशक्ति का विखंडन हो गया, यानी टूट गई। तो यही था जो द्विध्रुवीय विश्व के विकास के जो कारण थे, वो 3 यही चीज़ें थी: शीत युद्ध का जन्म, सैनिक गठबंधन, पुरानी महाशक्तियों का पतन। अब अगला हमारा टॉपिक है कि आखिर द्विध्रुवीय विश्व के पतन के कारण क्या हुए, क्योंकि आपको पता है जिसका जन्म होता है उसका नष्ट होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और होता ही होता है। तो चलिए अब अपना अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है द्विध्रुवीय विश्व के पतन के कारण क्या थे। चलिए बच्चों चलते हैं अगले टॉपिक पे। ये अब आपको मैं बताता हूँ द्विध्रुवीय विश्व के पतन के कारण। आपको पता है इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया कि द्विध्रुवीय विश्व था वो कैसे फला फूला, वह कैसे बढ़ता चला गया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इसके पतन के कारण क्या थे। आपने पहला देखा अमेरिकी गुट में फूट। आपको बता दूं कि फ्रांस और इंग्लैंड जो 2 ऐसे देश थे जिन्हें लगने लगा था कि अमेरिका हमारे साथ धोखेधड़ी वाली या हमारे से काम लेकर हमें ही धोखा दे रहा है, यानी वह उसके खिलाफ अविश्वास करने लगे थे। अमेरिका के खिलाफ वे मानने लगे थे कि अमेरिका ज़रूर कहीं ना कहीं हमें धोखा दे रहा है। तो इसलिए इंग्लैंड और फ्रांस इन दोनों ने सबसे पहले अमेरिकी गुट से अपने हाथ पीछे कर लिए कि हम अमेरिका को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके कारण अमेरिकी गुट में फूट पड़ते ही अमेरिका धीरे धीरे टूटने लगा। टूटने के बावजूद भी अमेरिका महाशक्ति के रूप में रहा, परंतु जो अमेरिका के जो गुट था उसमें बिखराव हो गया, टूट गया और इस कारण से भी जो द्विध्रुवीय विश्व के पतन के एक कदम आगे चला गया। और सोवियत संघ में भी फूट इसलिए पड़ने लगी क्योंकि सोवियत संघ जब देशों को, छोटे छोटे देशों को अपने साथ मिला रहा था, तब इसने कहा था कि हम जो भी देश हमारे साथ मिलेगा उसको हम आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से दोनों तरफ से हम सुख देंगे। जैसे कि उनके लोगों को रोज़गार देंगे, हम खाने पीने के सामान मुहैया करवाएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। लेकिन सोवियत संघ के देशों ने
ऐसा नहीं किया। सोवियत संघ का जो मेन देश था बच्चों वो था रूस, ठीक है ना, रूस ने ऐसा नहीं किया। आपको मैं फिर से देखूं, रसिया जो था, रसिया था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने, रसिया ने सोवियत संघ की जो जनता थी उनको नाखुश कर दिया, और इस कारण से सोवियत संघ से मिले हुए सभी देश धीरे धीरे करके एक एक करके सोवियत संघ से अलग होते चले गए, और यही कारण था कि सोवियत संघ में फूट पड़ी और सोवियत संघ का पतन हो गया। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हैं वो सेम है, बिल्कुल सेम बिल्कुल है। अब आती है गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक ऐसा ग्रुप था जिसमें जो नए नए स्वतंत्र देश हुए थे, जैसे एक अपना भारत भी था, इन लोगों ने यह फैसला लिया कि हम ना सोवियत संघ के साथ मिलेंगे और ना ही अमेरिका के साथ, हम इन दोनों गुट से अलग रहेंगे, यानी हम इन लोगों से बिल्कुल ही गुट निरपेक्ष रहकर अपने देश को आगे की ओर ले जाने के लिए काम करेंगे। जैसे अभी नए नए देश जो आज़ाद हुए थे, इसमें क्या हो रहा था कि ये पिछड़ेपन थे, इनमें लोग अनपढ़ थे, तो ये चाह रहे थे कि हम किसी भी फालतू के युद्ध वगैरह के चक्कर में ना रहें, किसी भी दूसरे समुदाय या दूसरे ग्रुप के चक्कर में ना रहें, हम अपने देश को अलग रख के आगे की ओर बढ़ाएं और अपने देश का विकास करें। तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका थी, इसने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नए देशों को इसने अपने तरफ खींचने का प्रयास किया, जिसमें एक भारत भी महत्वपूर्ण देश था। तो बच्चों इस टॉपिक में बस इतना ही था। तो अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और आपको बता दूं बच्चों, ये अपना फर्स्ट ए पार्ट था। अब पार्ट बी में इसके 5 टॉपिक और क्लियर करा दूंगा। थर्ड पार्ट में यानी इसके पार्ट सी में ये वीडियो पूरी हो जाएगी। और आपको बता दूं बच्चों, इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं क्वेश्चन आंसर भी दे रहा हूँ, तो इससे अच्छी वीडियो आपको जल्दी नहीं